फिजिक्स की हमारी सेकंड क्लास है, जड़त्व से हमें स्टार्ट करना है। तो जड़त्व के कुछ उदाहरण की बात की है। पहला, ठहरी हुई जो मोटर या रेलगाड़ी है उसके अचानक चल पड़ने पर उसमें जो बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ये पहला बिंदु हो गया, ये जड़त्व का एग्जाम्पल। दूसरा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते। कभी आपको ये 3 स्टेटमेंट में से कोई एक भी स्टेटमेंट दे दे और 3 अन्य विकल्प बनाकर दिए जाए और आपसे पूछे कि किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है जड़त्व का एग्जाम्पल है। या तो पूछ लेगा अधोलिखित में से कौन जड़त्व का उदाहरण नहीं है, या फिर कौन सा उदाहरण है जो जड़त्व को दर्शाता है, जड़त्व को परिभाषित करता है। तो आपको पता होना चाहिए सारे एग्जाम्पल। बस के अचानक रुकने पर या चलने वाला एग्जाम्पल है, और कंबल को हाथ से झटकने पर जो धूल के कण है वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग। मतलब संवेग बराबर वेग गुणित द्रव्यमान। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर संवेग का एसआई मात्रक है। उसके बाद न्यूटन का द्वितीय नियम। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। समानुपाती का प्रयोग किया है। और संवेग परिवर्तन किस दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है। यदि आरोपित बल F1 बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F इक्वल टू m, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त करते हैं। तो जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसके अनुसार बल का व्यंजक हमें मिलता है, जबकि पहले नियम से परिभाषा मिल रही थी। ठीक है, बल की परिभाषा हमें पहले नियम से मिल रही थी और सेकंड नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हो रहा है। संवेग एक सदिश राशि है, उसका सूत्र पता होना चाहिए। संवेग की परिभाषा क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है। फिजिक्स में इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक क्या है, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। उसके बाद स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न जो प्रत्यानयन है, बल का परिणाम स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। उसके बाद यदि स्प्रिंग के बल नियतांक के को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक क्या होगा, n इंटू के होगा। नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। यहाँ पे बताया गया है कि बल का जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के बारे में देखते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जैसे बंदूक से जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है, तो गोली चलाने पर जो गोली चलाने वाला है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। दूसरा, नाव के किनारों पर नाव से किनारे पर आप नाव पे हो और यदि वहां से किनारे पर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। तीसरा है, रॉकेट को उड़ाने में, ये न्यूटन का तृतीय विषय है। रॉकेट को उड़ाने में जितनी तेजी से आगे बढ़ता है उतनी तेजी से पीछे भी उसमें धक्का लगता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अतः टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। m1 m2 यहाँ टक्कर से पहले और m1 m2 टक्कर के बाद का संवेग है। उसके बाद नोट दिया है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है। अतः तृतीय नियम के सभी उदाहरण को इसके द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ टक्कर के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, जो भी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। देख लेते हैं, 1 मिनट। टक्कर के 3 प्रकार कौन से, एक तो प्रत्यास्थ टक्कर है, दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर और तीसरा पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर के अंतर्गत इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है, ये प्रत्यास्थ टक्कर है। इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, और प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद अप्रत्यास्थ टक्कर, तो इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है उससे कम वेग से वापस आता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है और संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान 1 से कम होता है। उसके बाद पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और एक ही वेग से चलने लगता है। इसमें के ई संरक्षित नहीं रहता है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। जो प्रत्यास्थ गुणांक है ई, इसका मान यहाँ पर 0 होता है।
अगला आवेग दिया हुआ है। आवेग की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। और तो आवेग की परिभाषा क्या है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है तो बल और जो समय अंतराल है इसके गुणनफल को आवेग कहते हैं। गुणनफल की बात की है। बल गुणित समय अंतराल बराबर आवेग, और इसी को संवेग में परिवर्तन भी कहते हैं। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड है। और इसकी दिशा क्या होगी? वही होगी जो बल की दिशा है, क्योंकि सदिश राशि है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, तो बल कहाँ काम करता है? वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F = mv² होता है। उसके बाद अपकेंद्रीय बल, तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल क्या होते हैं? छद्म बल होते हैं या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल ऐसी ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। नोट दिया हुआ है, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे जो मौत का कुआं, ये सर्कस में बहुत देखा होगा आपने। तो इसमें कुएं की दीवार मोटरसाइकिल के अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी-कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों अलग-अलग है, दोनों की अपनी-अपनी डेफिनेशन है। अंतर करने के लिए भी मेंस में पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी उदाहरण के तौर पर प्रश्न बन सकता है। उसके बाद बलाघूर्ण क्या है? तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बलाघूर्ण उस बल के गुणनफल और अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणित आघूर्ण। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन की बात करें तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। सरल मशीन ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे उत्तोलक है, घिरनी है, आनत तल है या स्क्रू जैक है। उसके बाद उत्तोलक की बात करें तो उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, और उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। एक तो आलंब है, दूसरा आयास है और तीसरा भार है। आलंब में क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयास में क्या होता है? उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार क्या होता है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। आर्कमिडीज का जो सिद्धांत है या जो आर्कमिडी है, इन्होंने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। यहाँ चित्र बनाकर समझाया है। ये सारे जो ग्राफिक्स है, ये जो चित्र है, ये सारे मेंस में काम आएंगे आपको। यहाँ उत्तोलक के प्रकार बताए, पहले श्रेणी का, दूसरे श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। तो जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इस वर्ग के उत्तोलकों को आलंब F1 आयास E और भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम हो सकता है। उदाहरण है कैंची, पिलाश, सड़सी, तराजू, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल की ब्रेक और हैंडपंप। जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F व आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, खैनी काटने का मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इस वर्ष के उत्तोलकों में आलंब F भार W के बीच में आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण है चिमटा और मनुष्य का हाथ। जो गुरुत्व केंद्र है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।